वेलकम टू अनदर वीडियो और यह है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में अब तक। तो अब तक क्लोवर किंगडम पर हमला बोल दिया था लूसियस और उसकी आर्मी ने, जिनका सामना करने क्लोवर किंगडम के वॉरियर्स भी आते हैं, जिनमें शामिल होता है यूनो भी, जो सामना करता है लूसियस का। पर यूनो के अलावा बाकी सभी को इस जंग में काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है, जहाँ मॉरिस एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है अपने इन डॉल्स के साथ, जो देखने में एंजल जैसी लग रही है, जिनके पास अलग अलग मैजिकल एट्रीब्यूट है, जो सभी क्लोवर किंगडम के वॉरियर्स की मुसीबतें कई गुना बढ़ा रही है, क्योंकि उन सभी एंजल्स या डॉल्स के पास काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, जिसका सामना करने कुछ और मैजिक नाइट्स भी आते हैं, लेकिन उन सबको भी मुँह की खानी पड़ती है। पर उन सबकी शक्तियों को सपोर्ट करने के लिए यूनो इस्तेमाल करता है अपने स्पिरिट के साथ मिलकर माना जोन का, जिसके अंदर उनके दोस्तों की शक्तियाँ बढ़ जाती है और उनके दुश्मनों की शक्तियाँ कम हो जाती है। और इस मूव का नाम होता है नेवर नेवर लैंड स्टार मल्टीप्लाइड विंड स्प्रिट मैजिक, जिससे बाकी क्लोवर किंगडम के वॉरियर्स को दोबारा हौसला मिलता है और उस जंग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस सब के अलावा सामना होता है यूनो और लूशियस का, जहाँ लूशियस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूनो के पीछे से आकर उसे वार करता है अपने टाइम मैजिक से, जहाँ टाइम मैजिक मेनली किसी का भी टाइम बढ़ा या घटा सकती है, या यूँ कहें कि उसकी उम्र बढ़ाकर उसको मार सकती है। पर सरप्राइजिंगली यूनो को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके इस मैजिक के अंदर ये सारे मैजिक काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यूनो का मैजिक अपोज करने के लिए ही बना है लूशियस को, जो बात लूशियस फील भी करता है और उसे इस बात से नफरत भी होती है, और वो यूनो को अपना राइवल मान लेता है। लेकिन यूनो के लिए वो बिल्कुल राइवल नहीं है, जिसके अगले ही पल यूनो इस चीज़ को लेकर चिढ़ता हुआ इस्तेमाल करता है स्पिरिट ऑफ जफायर का लूशियस के ऊपर। लेकिन यूनो का वो बार लूशियस अपने हाथों से पकड़ लेता है, जहाँ लूसीफर को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ गई है, तो इस तरह का कोई भी वार उस पर काम नहीं आएगा। जहाँ यूनो के इतने बड़े रेंज में मानस उनको देखते हुए उसका सवाल होता है यूनो से, इतनी ज़्यादा शक्ति का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम ज़्यादा लंबे समय तक टिक भी पाओगे? और इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बस उन लोगों के तड़प को और लंबा बढ़ाने के लिए। और उन लोगों के अलावा अगर हम बात करें कैप्टन यामी, मैंड्रिस और मॉर्गन की, तो उस जगह कैप्टन मैंड्रिस की हालत काफ़ी ख़राब है, जो अपने आखिरी पलों को महसूस कर पाते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं, जहाँ जब वो नए नए मैजिक नाइट बने थे और उनका सामना हुआ करता था कैप्टन यामी से, जिनके क्रूर वारों को देखते हुए कैप्टन यामी उन्हें सिर्फ ये कहते थे कि भले ही हम दोनों लफंगे लगते हो, लेकिन अभी हम दोनों साथी है, तो ध्यान रखो अपने वारों का। और तभी वहाँ उस समय एंट्री होती है मॉर्गन की, जो यामी से कहते हैं कि मिशन ख़त्म हो गया, चलो अब वापस चलते हैं। जहाँ उन दोनों की जोड़ी को साथ में देख बाकी सभी उनके बारे में बात करते कि वो लोग सबसे प्रॉमिसिंग है हमारी जनरेशन के मैजिक नाइट्स में से, जहाँ एक के पास है लाइट मैजिक, जो एक पावरफुल मैजिक एट्रीब्यूट है, और दूसरे के पास है डार्क मैजिक, जो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, जहाँ दोनों के पास ही असाधारण सी शक्तियाँ हैं। और जहाँ कैप्टन मैंट्रिस उन दोनों की शक्तियों के बारे में सुनकर मन ही मन बना लेते हैं कि एक दिन वो उन दोनों को पक्का हराएंगे और वो काट देंगे उन्हें, जैसा कुछ वो हमेशा ही ओवर एक्साइटमेंट में कहते हैं। और ऐसा ही कुछ इस समय भी होता है, जो अपनी जख्मी हालत के बावजूद भी दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और वो कैप्टन यामी को हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस सबको देख मॉर्गन कहता है शायद अब समय आ चुका है तुम्हें मार कर स्वर्ग पहुंचाने का। पर उस दौरान कैप्टन मैंट्रिस सिर्फ ये याद करते हैं कि अब तक वो सब कुछ काटते हुए आए हैं, काटते हुए अपने ब्लेड के इस्तेमाल से, और इसी तरह से अपनी शक्तियों से सब कुछ काटते हुए वो अपना एक और आखिरी वार करने वाले हैं, जिनके ऊपर उस समय वार होने वाला होता है मॉर्गन के लाइट मैजिक का भी। पर इससे पहले कि ऐसा हो पाता, वहाँ आसपास की हर चीज़ काफ़ी दूर तक की ज़मीन पर एक गहरा वार होता है, जिस वार से मॉरिस के एंजल्स भी कट जाते हैं, जो वार सबको हैरान कर देता है। जहाँ उसके बाद वो पूछते हैं कैप्टन यामी से, यामी मेरा ये वार कैसा था? जिस वार की इंटेंसिटी की कैप्टन यामी तहे दिल से तारीफ करते हैं, और जिस सबसे कैप्टन मैंट्रिस को सिर्फ इस बात का दुख रहता है कि उन्हें कभी कैप्टन यामी को काटने का मौका नहीं मिला, जो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने मजाक में ही कहा होगा। और शायद कैप्टन मैंट्रिस अब नहीं रहे, जिसका पता हमें आगे चलेगा। पर जिस पे वहाँ मॉर्गन कहता है अगर वो वार मुझे लगा होता तो मैं शायद मारा जाता। और अभी फ़िलहाल के हाव भाव को देख के मॉर्गन के कैप्टन यहाँ भी कंफर्म कर पाते हैं कि ये वो मॉर्गन नहीं है जिसको वो जानते हैं, और मॉर्गन भी तैयार है कैप्टन यामी को मारने के लिए। पर जंग के मैदान में सिर्फ यही लोग नहीं है, सिस गिलियन भी लगी हुई है पैलेडिन्स को रोकने में, जो सामना कर रही है उन पैलेडिन्स के लीडर यानी कि मॉरिस से, जिसके कई सारे हाथों का वार
सिसगिलियन के ऊपर होने लगते हैं, जिन सभी को वो काउंटर करती रहती है। जिनके इस माना वाले फॉर्म की तारीफ करता है मॉरिस, पर उसके पास है लूशियस की शक्तियाँ, जिससे वो जिस भी चीज़ को छुएगा उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर मॉरिस के सिसगिलियन के ओर बढ़ते हुए हाथों को वो डिस्ट्रॉय करती रहती है। पर मॉरिस के ये टेंटिकल्स दोबारा तेजी से उगते रहते हैं, पर उसके ये हाथ कब तक दोबारा खुद को रीजनरेट करते रह सकते हैं, इसका मुकाबला करने के लिए सिसगिलियन पूरी तरह से तैयार होती है। पर एक असली कंसर्न ये भी होता है कि अगर इस फॉर्म को बनाए रखेगी लंबे समय तक सिसगिलियन, तो इससे उन्हें भी मुसीबत हो सकती है। पर उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लगी हुई है इस जंग को आगे जारी रखने में, जिसमें उसका साथ देने फिंगिलियन भी आता है। पर उन दोनों के साथ में भी मिलकर हमला करने के बावजूद भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, जिसको देख उनके स्क्वाड के बाकी मैजिक नाइट्स भी निराश हो जाते हैं और आगे उन टेंटिकल्स का वार भी सिसगिलियन को लगने ही वाला होता है। पर तभी उनके स्क्वाड के 2 मेंबर उन्हें बचाने के लिए उस बीच आ जाते हैं और बाकी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर छोड़ देते हैं, जो दोनों ही मॉरिस के छूते ही खाक हो जाते हैं। पर सिसगिलियन फिर भी हौसला नहीं हारती और बाकी अपने स्क्वाड मेंबर्स को बोलती है, तुम आखिर कर क्या रहे हो, मैं तुम पर भी वार करूंगी। जिससे वो सब एक नए जोश से भर जाते हैं और साथ देने लगते हैं सिसगिलियन का, और वो भी ढाल बन जाते हैं और मॉरिस के हाथों मारे जाते हैं। जिस सबको देख के फिंगिलियन सोचता है कि उसके हाथ लगातार रीजनरेट होते हैं, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगी। पर दूसरी तरफ मॉरिस के दिमाग में सिर्फ ये है कि कैसे मारा जाए सिसगिलियन को। पर उसकी इन सब बातों को शांत करते हुए और अपने शरीर की चिंता ना करते हुए सिसगिलियन आगे बढ़ती है। जिनके शरीर पर कुछ चोटें देखी ज़रूर जाती है, जहाँ वो इस्तेमाल करती है कैलिडोस ब्रैकियम परिगेट्री क्रीमेशन, जिसके साथ ही अपने मारे गए साथियों का हिसाब पूरा करेगी मॉरिस को जलाकर मारकर। पर क्या सिसगिलियन जीती? जानने से पहले हम बढ़ते हैं नोजल की ओर, जिसे सामना करना पड़ता है अपनी मॉम का, और जो उनके वार से हार जाता है। जो अपनी मॉम पे वार नहीं कर पाया इसलिए वो हार गया। जहाँ नेबुला और सॉलिड भी अपनी इच्छाएं हार चुके हैं आगे लड़ पाने की, क्योंकि वो शायद अपनी मॉम के ऊपर हमला नहीं कर सकते, या यूं कहें कि वो उनका सामना वैसे भी नहीं कर पाते। जिनकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करते उनकी मॉम और बताते उनकी एरोगेंस और नफरत के वजह से ही वो ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाए। जहाँ उनकी मॉम इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है कि उन्होंने इन्हें ज़्यादा प्यार नहीं दिया, वो मार ही गई। पर इन सब बातों का कंक्लूजन ये था कि वो भले ही कमज़ोर हो, वो इन सबको बराबर प्यार करती है, और ये सभी दोबारा नए रूप में जन्म लेंगे लूशियस की उस दुनिया में। जिसके इन सब बातों पर निराश होकर सॉलिड कहीं ना कहीं हामी भरने ही वाला था, लेकिन तभी वो एंट्री होती है नोलेल की, जो उम्मीद भरती है सॉलिड के अंदर की हार मत मानना। जहाँ वैसे उनकी मोम नोएल को देखकर अपने जवानी के दिन याद करते जब वो भी बिल्कुल उसकी तरह ही दिखा करती थी, और अगर नोएल चाहे तो वो भी लूशियस के कई मुताबिक रीबॉर्न होकर पूरी फैमिली के साथ रह सकते हैं। पर नोएल एक बार पहले मिल चुकी है अपनी मॉम की सोल से, जहाँ वो बिल्कुल वैसी नहीं है। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो इस पल इसी समय नोएल अपनी लिमिट सरपास करने जा रही है, जिस पर नोज़ल की चिंता ये होती है कि भले ही वो स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन अभी इस समय उसके पास उंडीन बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या करेगी और कैसे करेगी? जिस सबके साथ हम पहुंचते हैं फ्लैशबैक में, जहां नोएल उदास बैठी थी आस्था के मारे जाने पर, जो खुद को खुद ही समझा रही थी कि उसको और पावरफुल बनना पड़ेगा। उसके पास सेंट स्टेज नहीं है, जो वैसे भी लूसियस के सामने किसी काम का नहीं होता, पर उसके बावजूद भी वो पहले से और स्ट्रांग हुई है, और उसे अपने आप को संभाल कर आगे आने वाली जंगों के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हार नहीं मान सकती। और शायद आस्था भी नहीं मारा गया होगा, उसे उम्मीद है कि वो अभी जिंदा होगा, और इस देश को बचाने के लिए उसे और पावरफुल बनना पड़ेगा, ताकि आस्था यहाँ वापस आ सके। और जैसा कर पाने के लिए उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो ये सब सोच रहे होते समुद्र किनारे बैठकर, जिसके इस सब सोच के बीच में ही वहाँ पहुँचते कहानो। तो वैसे वो यहाँ आए थे कुछ गतिविधियों के चलते जो अंडर वाटर टेम्पल में हो रहा था, जिस सबको सुलझाने के लिए उसे नोएल की ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि नोएल पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, और कहीं ना कहीं उनके साथ हो रही गतिविधि संबंधित है क्लोवर किंगडम के साथ अभी होने वाली गतिविधियों को लेकर। तो हो सकता है इससे नोएल को कुछ मदद मिले। जिसके बाद नोएल उनके साथ अंडर वाटर टेम्पल जाती है, और वो देखती है एक ड्रैगन को, जो बेसिकली होता है सी गॉड, जिसकी अंडर वाटर टेम्पल वाले सदियों से पूजा कर रहे हैं। और जहाँ अंडर वाटर टेम्पल के प्राचीन गाथाओं में कहा गया है कि जब दुनिया अपनी तबाही की नज़दीक पहुंचेगी, उस समय अपने नींद से उठेंगे गुस्साए हुए समुद्र के ड्रैगन। और जैसा कहा गया था गाथाओं में, वैसा ही हुआ है। सी ड्रैगन उठ गए, जिसके बाद वो मिलते सी ड्रैगन से, जो कहते हैं कि जब दुनिया खतरे में होती है मैं गुस्सैल हो जाता हूँ, और इसीलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, जैसे किसी के ही खोज में मैं अभी हूँ। जो कोई ऐसा हो जिसकी शक्तियाँ मुझसे मेल खाती हो,
जो कुछ ऐसा हो जो कमाल का वाटर में ही जो सब सुन नोलिल कहती है, चलो सी गॉड। और वो सी गॉड छोटे आकार में आकर नोलिल के कंधे पर बैठ जाता है। और अब जिसके बाद नोलिल इस समय इस जंग में शामिल हुई है जहाँ उसका साथ कोहान और कियाटो भी दे रहे हैं, और उसका भाई सॉलिड भी देख पाता है कि नोलिल अब भी स्ट्रांग होती जा रही है, जहाँ वो आगे इस्तेमाल करती है वल्कायरी आर्मर ड्रैगन फॉर्म, जिसके साथ वो अपनी मॉम को सरपैस करेगी। जैसा करने के अगले ही पल वो इस्तेमाल करती है सी ड्रैगन रॉर का, जिसको काउंटर कर लेती है नोलिल की मॉम, और दोनों की जंग एक अलग मुकाम तक पहुंच जाती है। तो अगर उसके अलावा हम बात करें लूसियस और यूनो की, तो यूनो थोड़ा सा डोमिनेट होता हुआ दिखाई देता है, पर फिर भी यूनो की शक्तियां काफी हद तक बराबरी की टक्कर देने की पूरी कोशिश करती है लूसियस को। पर यूनो के इन सब अटैकों के बावजूद भी वो उसके सोल पे काबू कर सकता है, जैसा कुछ वो अपने अगले वार के साथ करने ही वाला होता है, जिसे किसी तरह यूनो अपनी शक्ति से एक शील्ड बनाकर डॉच कर लेता है, जिसके विंड मैजिक से बने शील्ड से कोई भी उसकी तरफ हो रहा अटैक दूर फेंक दिया जाता है। जहाँ यूनो की शक्तियों को देख लूसियस भी हैरान होता है कि वो लगातार तेज होता चला जा रहा है, क्योंकि लूसियस के वार डॉच करने के बाद वो अपने अटैक से लूसियस को चोट देने में कामयाब हो जाता है। जहाँ वैसे यूनो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला, जिस सबको ध्यान में रखते हुए वो अपने अगले वार में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार होता है। जिन सब संभावनाओं को देख लूसियस सोचने लगता है कि यूनो जो क्लोवर किंगडम में पला बड़ा, जिसका सारा जीवन अगर हम माने ट्रेनिंग में भी गया तब भी इसके पास इतना पावर है, क्योंकि लूसियस के संभावनाओं में सबसे पावरफुल यूनो वो था जो उसने देखा था स्पेट किंगडम में, जहाँ कभी तख्ता पलट हुआ ही नहीं था, और वो समय के साथ शक्तिशाली बना था, लेकिन वहाँ भी यूनो को कई साल लगे थे स्टार मैजिक मास्टर करने में। पर सिर्फ एक साल में यहाँ का यूनो इतना पावरफुल, और उसके अलावा बाकी भी कई गुना पावरफुल हो चुके हैं, जैसे नोलिल भी, जहाँ किसी भी संभावनाओं में वो उतनी स्ट्रॉन्गर कभी थी ही नहीं। वो सन की औरत मैरोलियोना कब की मारी जानी चाहिए थी मॉरिस के हाथों, फिगिलियन काफी समय पहले मारा जाना चाहिए था, और इन सभी मैजिक नाइट्स का भी कब का खात्मा हो जाना चाहिए था। तो यहाँ ऐसा क्या अलग है, इस वर्जन में ऐसा क्या अलग है, जिस दौरान लूसियस की ओर बढ़ रहा होता है यूनो अपने वार लिए, और लूसियस देख पाता है ये यूनो, इसका अंत भी काफी पहले लिखा गया था, ये लूसीफर के साथ खत्म हो जाना चाहिए था, और ये काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं यही रीजन है जिस वजह से मैं जिन्हें नहीं हरा सकता उनके खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ, क्योंकि ये दुनिया वो है जिसका फ्यूचर मैं नहीं देख सकता, जिसको आकार दिया है आस्था ने, जिस सबके साथ ही एक गहरा वार होता है लूसियस की ओर, जहाँ यूनो को यकीन है कि वो जीत सकता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके खिलाफ लड़ेगा। तो क्या हुआ, क्या लूसियस हार गया, या ये सब एक छलावा है, जिस सब के बारे में जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो खैर अब आप क्या सोचते हैं, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हम लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।